नमस्ते बच्चों। आज हम वेव ऑन ए स्ट्रिंग पर अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर वेव का स्टडी करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग पर कैसे कैसे वेव चलता है, क्या स्पीड होता है, क्या पावर होगा, क्या इंटेंसिटी होगा, है ना। तो इन सब का आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है मामला एकदम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज इसमें हम लोग जानेंगे, पहले तो थ्योरी मतलब क्या उसको कहते हैं भाई, पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग अगर लूज हो, स्ट्रिंग कैसा हो, टाइट नहीं हो, लूज हो, तो उसके ऊपर वेव प्रोपेगेट नहीं करेगा। बस एक बात तो ये जान लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका एक एंड क्या कर दिया भैया, फिक्स कर दिया, और दूसरा एंड फ्री है। फ्री है कहने का मतलब इसको पकड़ के हम खींच के इसका टेंशन हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्लियर है ना। अब सबसे पहले हम लोग स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ये हेडिंग लिख लीजिए। इसके ऊपर वेव कितना स्पीड से चलेगा, अगर हम एक पल्स जनरेट करें या वेव प्रोपेगेट करवाए इसके ऊपर, तो कितने के स्पीड से चलेगा, ये हम आज लोग सबसे पहले यही चीज को समझेंगे। तो देखो बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, ठीक है, कि अगर हम स्ट्रिंग को टाइट रखते हैं, टाइट रखने का मतलब क्या, स्ट्रिंग में टेंशन है, तो अगर हम टेंशन को फिक्स रख के, ठीक है, और स्ट्रिंग के थिकनेस को, थिकनेस कहने का मतलब थिकनेस ना कहिए उसको, लीनियर मास डेंसिटी, म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। ये म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। अगर इसको वैरी करते हैं, इस चीज को, मतलब मास को, लेंथ फिक्स कर दिए, इसका लेंथ क्या किए, फिक्स कर दिए, मास को इंक्रीज या डिक्रीज मतलब चेंज करते हैं, और टेंशन को क्या रखे हैं, फिक्स। जो टेंशन इसमें है वही रखे हैं। और अगर हम एक पल्स इसमें जनरेट किए, तो पल्स किधर जाएगा बेटा, आगे जाएगा। तो पल्स, स्पीड तो वेव का फट से निकालेंगे। ये पल्स यहां से यहां तक जितना टाइम में पहुंच जाएगा, उसको इस स्ट्रिंग के लेंथ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इस स्ट्रिंग का लेंथ L है, मास अगर M है, तो जितना समय इसको, ये स्मॉल l के बजाय अब कैपिटल L ले लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, क्या अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो जितना टाइम में ये लेंथ L डिस्टेंस कवर्ड किया, वही इसका स्पीड हो जाएगा। तो हम एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि अगर हम टेंशन को क्या रखते हैं, कांस्टेंट, T क्या रखते हैं, इफ T क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो पाया ये गया कि अगर हम इस स्ट्रिंग के मास को बढ़ाते हैं, कीपिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड, कहने का मतलब ये म्यू को बढ़ा रहे हैं, म्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लीनियर मास डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो पाया ये गया कि ये जो वेव का स्पीड है क्या होता है, घटता है। ये वेव स्पीड क्या होता है, देन v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। t को अगर कांस्टेंट रख के म्यू को इंक्रीज किए, ठीक है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। या फिर ऐसे नहीं कह सकते हैं, इनवर्सली डायरेक्टली या इनवर्सली ना कहिए, कि जैसे जैसे हम म्यू को बढ़ाते हैं तो v क्या होता है, घटता है। ऐसे समझिए, v क्या होता है, घटता है। ठीक, ओके। अब अगर हम म्यू को कर दिया कांस्टेंट, म्यू को क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट, और टेंशन को वेरी रख दिया, ये जो टी है हमारा टेंशन जो इस स्ट्रिंग में है, इसको जब चेंज किया, तो टेंशन जब बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, बढ़ता है। टेंशन जब घटाते हैं तो घटता है। म्यू को जब बढ़ाते हैं, सॉरी, टेंशन को कांस्टेंट रख के अगर म्यू को बढ़ाते हैं तो स्पीड घटता है, म्यू को घटाते हैं तो स्पीड बढ़ता है।
तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि भी, टी और म्यू में कोई ना कोई तो रिलेशन है। तो हम डायमेंशनली पहले, पहला मेथड 1 अगर हम इसको कह लें तो डायमेंशनली हम पहले उस रिलेशन को क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू क्या है, एक कांस्टेंट ले लो आप, और टी का डायमेंशन आप ए ले लो और म्यू का डायमेंशन आप बी ले लो, क्योंकि टी और म्यू से रिलेटेड है। हमको नहीं पता है कितना, किस अनुसार, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू, और तो ये नहीं पता, सी एक कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ का डायमेंशन लिख देते हैं, टी का भी और म्यू का भी। सी एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 आता है। ठीक है, चलो इधर का डायमेंशन लिख डालो, एल टी माइनस 1 बराबर सी। टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 का पावर ए टी का डायमेंशन है, और टेंशन का डायमेंशन ये होता है। ठीक है, अब म्यू क्या हो गया, एम एल माइनस 1, ये बी ले लिए, इसका डायमेंशन ये होगा। ठीक है, अब इसमें कैसे करके क्या करते हैं तो आप लोगों को पढ़ाएंगे हम यूनिट एंड डायमेंशन में। अब क्या करेंगे भैया, तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ से सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे। तो इधर अगर एल का डायमेंशन ले तो 1 है, इधर एल का डायमेंशन लेंगे तो ए इधर से आएगा, इधर से माइनस बी आएगा, इसको इक्वेशन आप एक ले लो। फिर इधर से टी का डायमेंशन लो, इधर क्या लेंगे, टी का, तो इधर माइनस 2a, इधर तो है ही नहीं, तो ये इक्वेशन 2 ले लो आप। फिर m का लिए, t का लिए, फिर l का ले लो। l का इधर से क्या आएगा, 0, सॉरी l का तो लिए, t का लिए, m का ले लो। m का तो इधर कुछ है ही नहीं, तो 0, और इधर हो जाएगा हमारा a, और इधर हो जाएगा प्लस b। ये 3, ये 1 2 3 की मदद से a और b का वैल्यू निकालो, नहीं निकल जाएगा। a बराबर क्या आ गया, हाफ, a बराबर हाफ आ गया। a का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। आई दोनों को इसमें पुट कर दो, सेटिस्फाई ही कर रहा है तीसरा, यानी कि हमारा ये जो कैलकुलेट किया वो सही आया होगा। तो v बराबर हमारा आ गया c इज इक्वल टू टी का पावर हाफ और म्यू का पावर माइनस हाफ। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर टी बाई म्यू। अब एक्सपेरिमेंटली इसका जो वैल्यू आता है 1 के बराबर आता है। उतना डिटेल में मत जाइए, कैसे आ गया, नहीं आ गया, हाँ आ गया, वो आप कर सकते हैं फटाफट। क्या करिए कि स्ट्रिंग के लेंथ को एडजस्ट करिए इस ढंग से, मतलब एडजस्ट क्या करिए, 1 मीटर का स्ट्रिंग ले लीजिए और टेंशन और म्यू को एडजस्ट करिए इस ढंग से कि 1 सेकेंड में ही 1 मीटर ट्रेवल कर ले, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1 पुट कर दीजिए, और उस वक्त जो टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो सी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू क्या आता है, 1। तो हम लोगों को जो काम का चीज़ क्या आया यहाँ, भी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर टी बाई म्यू। ये क्या दे रहा है, स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, टेंशन पर और लीनियर मास डेंसिटी पर। टेंशन क्या है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी, मीडियम का क्या है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी, और ये म्यू क्या है, इनर्शियल प्रॉपर्टी। हम लोग देखे भी एक्सपेरिमेंटली कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो डिपेंड किस किस चीज पर कर रहा है भैया, इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी पर। ये दोनों चीज को अगर चेंज करेंगे तो वेव का स्पीड भी स्ट्रिंग पर क्या होगा बेटा, चेंज होगा। एक तरीका तो ये होता है इसको स्ट्रिंग के ऊपर स्पीड के वेव को, मतलब वेव के स्पीड को कैलकुलेट करने का, ठीक है। दूसरा एक तरीका और भी है, ठीक है, दूसरा एक तरीका और भी है, वो भी जान लीजिए। एक तरीका और है, थोड़ा सा वो आप लोगों को लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन जान लीजिए, चूंकि एडवांस वगैरह पढ़िएगा, मतलब एडवांस वगैरह का प्रॉब्लम बनाइएगा तो सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एसएचएम में हम लोग क्या करते थे, एक्सीलरेशन
और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन निकालते थे, और डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कांस्टेंट होता था वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर होता था। वेव इक्वेशन में हम क्या कंडीशन लगाए थे कि del 2 y बाई del t स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर del 2 y बाई del x स्क्वायर, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा क्या लगाए थे कि बाई एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस एंड बाई शुड बी डिफाइंड। डिफाइंड नहीं होगा तो फिर वेव इक्वेशन कैसे होगा, है ना। तो बाई शुड बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t, ये कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर ये तो जान रहे हैं कि ये वेव इस पे प्रोपेगेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, वेव इसके ऊपर प्रोपेगेट कर रहा है, इतना तो हमको पता है। तो अगर ये कंडीशन वेव का इक्वेशन है, ये पता है, तो इस तरह का अगर हम रिलेशन ले आए तो बाकी यहां जो ये कांस्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वेव का स्पीड हो जाएगा। तो वो रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, मेथड 2 इसको आप लिख लो, कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को हम कंसीडर करते हैं, उसके ऊपर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट जो है यहाँ स्ट्रिंग का कैसा मोशन कर रहा है बेटा, ऐसा चम कर रहा है। वेव इसके ऊपर में जा रहा है, पल्स जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस अगर पल्स को हम सेंड करेंगे तो वेव ही हुआ ना वो। तो हम इस एक पल्स को कंसीडर करते हैं, पल्स ही नहीं, इस स्ट्रिंग के एक एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। पल्स को थोड़ा सा हम ऐसे बड़ा बना दिया, ये है, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है, क्लियर, v स्पीड से, वेव के स्पीड से। अब इस स्ट्रिंग के छोटा सा एक एलिमेंट लिए हम, क्या लिए हम, छोटा सा एक एलिमेंट लिए, और इसके मोशन को हम कंसीडर करेंगे और क्लासिकल मैकेनिक्स लगा करके, न्यूटन सेकंड लॉ लगा करके ये रिलेशन हम लाने का प्रयास करते हैं। ये रिलेशन अगर हम ले आते हैं तो इसके साथ जो ये कांस्टेंट आएगा टर्म हमारा, वही क्या होगा, वेव का स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम दिमाग लगाए हैं, देखिए इसको कैसे करेंगे। ये एलिमेंट हम कंसीडर किए, छोटा सा एलिमेंट, तो इसको घटाओ, इसको भी हटाओ, सबको हटाओ। इधर एक टेंशन फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है भाई, तो इसका एफबीटी खींचेंगे ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ, इधर टेंशन मान लेते हैं कि टी, और इधर भी तो टेंशन क्या होगा, टी। सेम स्ट्रिंग है बेटा, टेंशन तो सेम ही होगा ना, नहीं होगा सेम, ठीक। अब ये इधर आप एक्स एक्सिस ले लो, यहाँ था ना, यहाँ ऐसे कर दो ना, इसको 0.1 ले लो, इसको 0.2 ले लो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है θ1 है, एंगल बना रहा है, ये हमारा θ2, क्लियर। क्यों θ1 θ2 लिए, तो हम देखो बेटा, ये जो स्ट्रिंग का ये एलिमेंट है, ये आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये बताओ। क्योंकि स्ट्रिंग पर जो वेव प्रोपेगेट करता है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। बताए हैं ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको कहते हैं, नहीं अगर ध्यान में है तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए। तो यहां पर जो ये एलिमेंट हम कंसीडर किए, ये क्या है, ऊपर नीचे ही वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम इसके स्ट्रिंग के एलिमेंट को, इसी छोटे से एलिमेंट को हम थोड़ा बड़ा कर दिए, यहाँ पर थोड़ा सा, क्या उसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर इस पर एक और भी फोर्स लगेगा, टेंशन तो आप ले लिए, बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन इस पर एक फोर्स और भी तो लगेगा, mg नीचे लग जाएगा ना, ठीक है बेटा। इस फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे, इसको क्या करके चलेंगे। अब आप कहिएगा कि सर नेग्लेक्ट काहे कर दिए, तो भाई एक तो ये पल्स छोटा, दूसरा उसका एक छोटा सा स्ट्रिंग का हम छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, तो वो भी तो छोटा होगा ना। इसका मास आप लेकर के चलो, इस एलिमेंट का कितना है बेटा, dm, मास इस एलिमेंट का dm, और लेंथ क्या है, dl ले लो आप, कितना है लेंथ, dl ले लो आप, क्लियर। इसको आप सोच करके मत चलो, तो इसको हटा दो, थोड़ा सा सहूलियत साइंस में तो है ही है भैया, अप्रोक्सीमेट करते चलो, आनंद करो, इसी में दिमाग खराब रहता है सबका। गोली चल गया, बम चल गया, ये कैसे लिख दिए, वो कैसे लिख दिए, मैथमेटिक्स समझने के चक्कर में रहते हो, फिजिक्स तो मिस होगा ही। अगर इसमें मैथमेटिक्स समझने के चक्कर में रहोगे तो फिजिक्स मिस हो जाएगा। समझो क्या किया,
एक पल्स है, पल्स क्या होता है वो समझाए हैं हम। एक पल्स है जो कि v स्पीड से आगे प्रोपेगेट कर रहा है। इसका हर एलिमेंट कैसा मोशन कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। या लास्ट क्लास में हम समझाए थे क्यों कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो हम इसके एक छोटे से एलिमेंट को लिए हैं, इसके ऊपर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं। अब देखो बेटा, यह जो एलिमेंट है इसका इधर है क्या कोई मोशन आगे की तरफ? नो। इधर नो। ऊपर नीचे है। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले अगर हम ये एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे तो t cos थीटा 2 इज इक्वल टू t cos थीटा 1। ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अब आप कहिएगा कि सर तो टेंशनमा तो हो गया, सब दोनों क्या बराबर, तो थीटा 1 बराबर तो थीटा 2 हो गया, तो लगभग बराबर होगा। लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं। क्या लेकर के चल रहे हैं? अब आप कहिएगा तो फिर टेंशन से सेम नहीं होगा दोनों तरफ। तो यस दिस इज ट्रू। अगर इसको इधर T1 ले तो इसको इधर T2 ले लो, तो इसको T1 और T2 ले लो। लेकिन एक्चुअल में ये टेंशन लगभग हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा? बराबर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा। तो इधर तो कोई मोशन है नहीं, तो ये बराबर कर दिया। हमको काम किससे, मतलब काम किससे चलेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसके मोशन को कंसीडर करते हैं। क्या करेंगे? t साइन थीटा 2 माइनस t साइन थीटा 1। अब t साइन थीटा 2 माइनस t साइन थीटा 1, ये नेट फोर्स हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, बराबर क्या होगा? dm इंटू ए क्या? p पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। पार्टिकल कहने का मतलब ये जो स्ट्रिंग एलिमेंट हम कंसीडर किए हैं उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है भाई। टी को ले लेते हैं कॉमन यहां। ठीक है। अब आप कहिएगा कि डीएम कैसे निकालेंगे, तो लो लिख देते हैं अभी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ये हो जाएगा हमारा म्यू इंटू डीएल इंटू एपी। एपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? तो डेल 2 बाई डेल टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना तक तो हम ले आए हैं भाई। अब हमारा पर्पस क्या है? इधर देखो, डेल 2 बाई डेल टी स्क्वायर इधर तो है, इधर है डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पर कंसंट्रेट करो, यानी कि इसी में कुछ कर सकते हैं। डीएल क्या है? इस आर्क का लेंथ है। इस आर्क को थोड़ा सा यहां ले आओ, ये हमारा डीएल है। फिर इस आर्क को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी बाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा? डी एक्स। या फिर पार्शियली ले लो आप इसको, आप सॉरी इसको तो आप डी एल लो, इसको आप ले लो डेल एक्स, इसको ले लो डेल वाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसका भी यूज करेंगे हम थोड़ा सा। अब देखो, अगर ये एंगल बहुत बहुत छोटा हो, छोटा सा हम स्ट्रिंग लिए, लगभग क्या होगा? ये इसके एकदम लगभग पैरेलल होगा। मतलब थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ क्या है? छोटा है। तो जब थीटा छोटा है तो साइन थीटा इज वेरी नियरली, थीटा इज वेरी नियरली टेन थीटा। क्लियर? तो यहां हम सीधा सीधा लिख देंगे पॉइंट 2 पर के लिए यहां डेल बाई डेल एक्स एट x1 माइनस डेल बाई थीटा 2 है ना, तो x2 हो जाएगा एट x2 डेल बाई डेल एक्स एट x1। इसमें कोई दिक्कत तो हो गया होगा आप लोगों को। अभी और थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज स्लोप एट दिस पॉइंट। स्लोप एट दिस पॉइंट क्या होता है? डेल वाई बाई डेल एक्स। भूल गए का? मैथ में पढ़ाए थे हम, ठीक है। अब ये है क्या? डेल वाई बाई डेल एक्स एट 2.2 और डेल वाई बाई डेल एक्स एट 0.1। ये क्या है? दिस इज डिफरेंस इन स्लोप। अब देखना ध्यान से, अब अगर ये डेल वाई को हम छोटा कहें, और छोटा होगा भी चूंकि ये बहुत हम स्मॉल लिए हैं, तो डीएल विल बी वेरी नियरली डेल एक्स। या फिर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि डीएल बराबर स्क्वायर रूट के डेल होगा प्लस डेल वाई स्क्वायर। चूंकि डेल वाई बहुत छोटा है तो डीएल इज वेरी नियरली डेल एक्स।
तो इस dl को हम हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं हाँ डेल एक्स। अब डेल एक्स से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये क्या है भाई, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, डेल्टा ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स बटा डेल एक्स। कहने का मतलब इसको हम डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, तो इधर तो हो जाएगा म्यू डेल टू बाई बाई डेल टी स्क्वायर, लेकिन ये टर्म क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन ना, डेल टू बाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। समझिए इस बात को, इस स्लोप को हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। डिफरेंस इन स्लोप को हम एक्स से, तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, यही चीज हो गया ना। तो दिस बराबर क्या हो गया, म्यू इंटू, अब हमको इस्टेब्लिश क्या करना है, ये तो म्यू को इस तरफ ले आओ, इधर लिख दो डेल टू बाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई म्यू इंटू डेल टू बाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर कर दो, यही तो हमारा क्या है भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर बराबर टी बाई म्यू, यानी कि भी बराबर क्या आ गया बता, टी बाई म्यू का। काम तो हमारा इक्वेशन करेगा, लेकिन इसको आप समझ के रखिएगा, हो सकता है एडवांस टाइप वाला में कुछ थोड़ा सा कभी कहीं फंसा दे, इस तरह का डिटेल दे दे, बताइए ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। एक तीसरा तरीका भी है, जैसे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और ये स्ट्रिंग क्या है, टाइट है, टाइट नहीं रहेगा तो वेव प्रोपेगेट ही नहीं करेगा। ये एक हमारा क्या है, पल्स है जो इधर v स्पीड से पास कर रहा है। ठीक है, दो तरीका बताए थे, एक डायमेंशनल एनालिसिस से और एक न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके। ये तीसरा तरीका है, देखिए इसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ ही हम लगाएंगे, लेकिन इसको हम जुगाड़ कहेंगे, जुगाड़ है एक तरह से। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये पल्स क्या है, ये भी स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये अभी यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अब ये रिफ्लेक्शन पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे हम, लेकिन ये पल्स क्या है, आगे जा रहा है, ये वेव क्या है, आगे जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम जैसा कि बोले कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेकेंड लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पल्स का इतना सा पार्ट, छोटा सा एक पार्ट हम इसका कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन प्रोवाइडेड मास इज कांस्टेंट, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। इस डायरेक्शन में तो ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ये, वैसे ये वेव का वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जुगाड़ हम लोग ये लगा देते हैं कि इसके मोशन को ऑब्जर्व करिए एक फ्रेम से। ये एक फ्रेम है हमारा जिस पे हम बैठ गए और चकाचक खड़ा हो करके, इसके जितना स्पीड से ये पल्स आगे जा रहा है उतने के स्पीड से इस फ्रेम को हम आगे चला दिए। तो इस फ्रेम के रिलेटिव में ये पल्स क्या चीज में नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? इस फ्रेम के रिलेटिव में ये जो हमारा पल्स है ये क्या चीज में नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा। लेकिन अब जरा सा समझिएगा, अगर यही व्यक्ति इस स्ट्रिंग को देखेगा तो ये स्ट्रिंग क्या चीज में रहेगा, रेस्ट में। सॉरी, रेस्ट में नहीं, ये लेफ्ट वार्ड जाएगा इतने के स्पीड से। बात समझ में आ रही है? ये पल्स मूव कर रहा है आगे, तो इस फ्रेम के रिलेटिव में ये पल्स तो रेस्ट में नजर आएगा, लेकिन ये पूरा स्ट्रिंग पीछे जा रहा है। इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारा, ये भी स्पीड से कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। क्लियर है मामला? ये स्ट्रिंग कितना के स्पीड से पीछे जा रहा है, भी स्पीड से पीछे जा रहा है। अगर हम सीधे सीधे बोलते हैं कि इसका स्पीड भी है तो सीधा सीधा भी स्पीड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ हो जाता तो यही जुगाड़ इतना सा हम लोग लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको उठा लीजिए ऐसे, ठीक है। इसका स्पीड इधर कितना भी है, इसके रिलेटिव में अब इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। अब आप कहिएगा कि ये तो मूविंग फ्रेम है, मूविंग तो है लेकिन इनर्शियल भी तो है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनर्शियल फ्रेम है। इसके रिलेटिव में न्यूटन सेकंड लॉ हम लगा सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसके ऊपर इधर टेंशन टी वर्क कर रहा होगा। अब इसका एफबीडी खींचेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है तो एफबीडी तो खींचना ही पड़ेगा, इधर टेंशन भी टी होगा। अब आप कहिएगा सर ये टी टी बराबर कैसे हो गया, तो बराबर ही होगा ना, सेम स्ट्रिंग है, टेंशन बराबर होगा। और अगर आप मान भी लें कि ये T1 है और ये T2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट लिए थे और ये पॉइंट लिए थे, यहाँ टेंजेंट है इसके ऊपर, ऐसे आप इसको ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 है ना। अब देखो ये अगर थीटा है बुआ तो ये अभी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस स्ट्रिंग पूरे जो एलिमेंट है इसका मास हम लोग क्या ले लेते हैं, आप स्मॉल मास dm ले लो, dm इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट ले लिए, क्लियर। इधर T1 इधर T2। अब यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, ये एंगल थीटा है, जरा सा समझना, ये इसको इधर खींच दो आप, ये इसको इधर खींच दो आप, ध्यान से समझना। ये अगर थीटा है और ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये एंगल पूरा 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सिमिलर एक्सप्लेनेशन यहां भी होल्ड करेगा, ये हमारा थीटा हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लेंगे टेंशन का तो ये हो जाएगा T2 cos थीटा और इधर T2 sin थीटा हो जाएगा, क्लियर। फिर यहां भी T1 sin थीटा, इधर क्या हो जाएगा T1 cos थीटा। देखो इधर इस डायरेक्शन में इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से यह स्ट्रिंग जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा Fx बाई न्यूटन सेकेंड लॉ। जीरो इंप्लाइज क्या होगा, T1 cos थीटा बराबर T2, यानी कि cos थीटा सेम, तो T1 बराबर T2 आ गया ना, T1 T2 एक है, तो क्लियर है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 2t sin थीटा, ये बराबर क्या होगा dm इंटू वी स्क्वायर बटा इसको r ले लो, ये रेडियस को बटा r। क्यों भैया, तो ये जस्ट लाइक क्या है, एक क्या है, ये क्या है, सर्किल का हम आर्क मान सकते हैं। और ये जो एलिमेंट लिए हैं ये कितना स्पीड से इधर जा रहा है, ये आर्क है, ये कितना स्पीड से जा रहा है, तो v से जा रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r, न्यूटन सेकेंड लॉ से दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। बस इतना सा काम किए हैं। अब अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, ये थीटा चूंकि वेरी स्मॉल एलिमेंट हम लिए हैं, साइन थीटा इज वेरी नियरली थीटा, तो 2t इंटू थीटा इज इक्वल टू dm इंटू वी स्क्वायर बटा r कर देंगे। अब देखो dm बराबर क्या होगा, तो इस r का लेंथ हम dl ले लेते हैं, अगर इसका लीनियर मास डेंसिटी म्यू हो तो dm बराबर क्या हो जाएगा, म्यू dl, तो ये dm के जगह पर म्यू इंटू dl कर दिया इंटू वी स्क्वायर बटा r। ये भी वेव का स्पीड भी है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर जो हो जाएगा हमारा, ये थीटा, ये टोटल हम dl लिए हैं, तो ये वाला जो पार्ट होगा dl बाई 2, तो थीटा बराबर हो जाएगा dl बटा 2 आर्क, सॉरी आर्क बटा रेडियस, यानी कि dl बटा 2r, ठीक है। तो यहाँ आप इसको पुट कर दो तो हो जाएगा 2t इंटू थीटा बराबर dl बाई 2r बराबर म्यू इंटू dl इंटू वी स्क्वायर बटा r। देखो ये 2 से 2 गया, r से r गया, dl से dl गया, तो यहां से हमारा v बराबर क्या आ गया बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर t बाई म्यू। दिस इज ऑल्सो ए मेथड टू कैलकुलेट द वेव स्पीड ऑन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग, ठीक है। अगेन किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, टेंशन पर और म्यू पर, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस पर कुछ सवाल तो लिए थे, एक दो सवाल और ले लेते हैं, है ना, एक दो सवाल और ले लेते हैं, ठीक है।
अब ढूंढेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट आप लोग देखिए आराम से, हम जरा सवाल ढूंढ लेते हैं, जरा एक दूसरे सवाल ले लेते हैं, है ना। चलिए कहता है ए यूनिफॉर्म रोप, क्या कहता है, अरे भाई, कहता है ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 0.1 kg, मास क्या है इसका 0.1 kg। सिंपल सा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर टफ भी लेंगे, फाइनली तो फिर एडवांस वगैरह का बनाना ही है। अभी चूंकि थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम तो लेना पड़ेगा, 2, 4, 5 है ना, 5 प्रॉब्लम एटलीस्ट हर एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। कहता है यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 0.1 kg, ठीक है, एंड लेंथ 2.45 मीटर, लेंथ क्या है 2.45 मीटर, ठीक है। हैंग्स फ्रॉम ए सीलिंग, सीलिंग से ये हैंग कर रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट ए पॉइंट 0.5 मीटर डिस्टेंट फ्रॉम द लोअर एंड, लोअर एंड से कितना के डिस्टेंस पर 0.5 मीटर पर। दूसरा कहता है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए ट्रांसवर्स वेव टू ट्रेवल द फुल लेंथ ऑफ द रोप, कैलकुलेट द टाइम। पहले पहला पार्ट देखते हैं क्या खेल चल रहा है। कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट ए पॉइंट 0.5 मीटर डिस्टेंट फ्रॉम द लोअर एंड। क्या कहता है, एक स्ट्रिंग है जो कि क्या कर रहा है बेटा, सीलिंग से लटक रहा है ऐसे, इसका सर्टेन लेंथ लटक रहा है, क्लियर। ए पार्ट पे कहता है कि नीचे से इसको एक्स एक्सिस आप ले लो भाई, और ऊपर आप हमको वाई एक्सिस ले लो, इसको ओरिजिन ले लो, ऐसे ले लो, चलो ये है ना, इसको ऊपर आप क्या ले लो, वाई एक्सिस ले लो, ये ओरिजिन है। यहां से अगर हम कोई डिस्टरबेंस यहां प्रोड्यूस करते हैं तो इसको 0.5 मीटर पर वेव का स्पीड, यही पूछ रहा है ना, क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट ए पॉइंट 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। हाँ, यहां पर ट्रांसवर्स वेव का स्पीड पूछ रहा है इस पॉइंट पर। चलो ये पॉइंट हमारा जो है कितना डिस्टेंस पर है, 0.5 मीटर पर, ओके। यहां पर अगर हम टेंशन निकाल लें इस पॉइंट पर तो हम ये फट से निकाल सकते हैं, बोला फॉर्मूला लगा देंगे, T बाई म्यू। मास पर यूनिट लेंथ तो हमको पता है, समझ आ रही बात, मास पर यूनिट लेंथ हमको पता है, तो ये तो आसान हो जाएगा। वो कैसे, तो इस पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए हम इस स्ट्रिंग के इस पोर्शन का FBD ड्रॉ कर देते हैं, इस पोर्शन का। तो इस पोर्शन का अगर इस पॉइंट पर हम अगर टेंशन ऊपर लें तो ऊपर क्या होगा, T, जो इस पॉइंट पर टेंशन होगा, अब बाकी डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा होगा इसके ऊपर सेंटर से पास करता हुआ, mg, इसका मास है इंटू, और ये T बराबर क्या हो जाएगा, mg, यही टेंशन हो जाएगा। जहां m क्या है, तो इस पोर्शन का क्या है, मास है, इस पोर्शन का मास कितना होगा, तो नीचे से 0.5 मीटर, तो म्यू इसका निकाल देते हैं पहले, म्यू बराबर मास पर यूनिट लेंगे 0 बटा L, तो ये हो जाएगा 1 बटा, नहीं 0.1, तो ये हो जाएगा 1 बटा 24.5, एक शिफ्ट कर दिए, या फिर ऐसे कहें 10 बटा, या फिर ऐसे कह सकते हैं 10 बटा 245, ये म्यू का वैल्यू है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 0.5 मीटर
इस मास को निकालने के लिए 0.5 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 5/245, 5 चौका 20 और 4 पन्ना 45, 1/49। इसको फिर क्या कर दो भैया, 10 ले लो ना, जी का वैल्यू, जी का वैल्यू क्या ले लो, 10 ले लो, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 10/49 न्यूटन। यही हमारा क्या निकल गया, टेंशन। तो फट से ये स्पीड निकल जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, 10/49 इंटू म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10/245। 10 से 10 तो खत्म हो गया, और 49/245, तो इस तो कटना चाहिए ना, 40 × 200, 9 × 45, स्क्वायर रूट के अंदर 5 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट में क्या कहता है भाई, कहाँ गया ये, दूसरा पार्ट में क्या कहता है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए ट्रांसवर्स वेव calculate the time taken by a transverse wave to travel the full length of the rope। मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखिए, थोड़ा सा ये थोड़ा सा सेकेंड पार्ट जो है ना, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको अब हटाइए, 0.5 मीटर वाला फंडा को तो खत्म करिए। ये पूरा स्ट्रिंग है ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसका ये है कि नीचे से ऊपर तक पहुंचने में वेव को कितना टाइम लगेगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होता तो हम सीधे सीधे t इज इक्वल टू क्या कर देते, दूरी बटे चाल, यही होता ना, दूरी बटे चाल कर देते। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि वेव का जो स्पीड है वो किस फॉर्मूला से दिया जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर t/μ। t जहां टेंशन है बेटा, यहाँ t टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ t क्या है, टेंशन है। ठीक ना, t टेंशन है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिंग इज डिफरेंट। म्यू जबकि कांस्टेंट है, म्यू क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन टेंशन बदल रहा है। टेंशन का वैल्यू अगर किसी पॉइंट पर हम नीचे से x बाई डिस्टेंस पर अगर हम टेंशन निकालना चाहें तो टेंशन क्या हो जाएगा, अभी जो कैलकुलेट किए हम, क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इस लेंथ का मास, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी से। यही हमारा पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, यानी कि mg/l इंटू बाई का वैल्यू अब आप इसमें 0.5 डाल दो तो 0.5 पर टेंशन निकल जाएगा। टेंशन हमारा ये है, देख रहे हैं, बाई चेंज करने के साथ हमारा टेंशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। चलो ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन नीचे से बाई पर हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, dy लेंथ का। तो dy डिस्टेंस कवर्ड करने में इसको टाइम कितना लगेगा, चलो dt मान लो आप। इस पॉइंट पर स्पीड कितना है हमारा, तो ये तो निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, dt बराबर क्या होगा फिर, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड हमारा फॉर्मूला में डाल देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर t/μ। तो ये क्या लिखेंगे, mg/l, mg/l। ये क्या है हमारा, टेंशन हुआ, t/μ। तो म्यू क्या है, तो मास पर यूनिट लेंथ। तो ये l क्या हो गया, खत्म, ये m क्या हो गया, खत्म।
तो ये बराबर क्या आ गया, डी बाई बटा स्क्वायर रूट के अंदर जी बाई। क्लियर है। अब देखो मान लेते हैं कि t बराबर 0 टाइम पर यहां से स्टार्ट किया, t बराबर t टाइम पर यहां पहुंच गया वेव, तो 0 से t लगाया, फिर इधर भी इंटीग्रेट करो, बाई का वैल्यू यहां क्या ले लोगे 0, ओरिजिन है, यहां पर क्या ले लोगे l, तो 0 से लेकर के l तक बस इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो आप जानवे करते होंगे। तो इधर t हो गया, इधर क्या हो जाएगा 1 बटा स्क्वायर रूट के अंदर g को बाहर कर दो, 1 बटा स्क्वायर रूट बाई, तो इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, xn प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो बाई ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ प्लस 1 बटा माइनस हाफ प्लस 1, 0 से l। इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगा दिए खाली, तो ये हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट के अंदर जी, ये अंदर हो गया क्या स्क्वायर रूट के अंदर बाई, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर l, यही हमारा क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट के अंदर l बटा जी, ये बहुत कुछ ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर l कितना 2.45 और g 9.8 ले लो आप, तो ये जितना भी है यहाँ एक 0 डाल करके इसको करिए दो, सीधे खत्म कहानी, 245 बटा 980 और विथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 चौका 8, 4 चौका 20, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 4, यानी कि कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा ना, 4 सेकंड होगा ना, सॉरी तो 2 नीचे होगा ना, 1/4 होगा, तो ये बराबर 2/2 हो जाएगा बेटा, 2/2, तो 1 सेकंड हो गया आंसर इसका। इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, बस इसमें यही दिमाग लगाना था कि भाई डिफरेंट पोजीशन पर टेंशन डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट पॉइंट पर स्पीड जो होगा वेव का वो क्या होगा डिफरेंट होगा। तो इस तरह का सवाल आपको आ सकता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन कहिएगा तो फिर लास्ट में हम बनवाएंगे बेटा, जब पूरा वेव खत्म कर लेंगे ना वेव ऑन स्ट्रिंग, तो हम लास्ट में और क्वेश्चन बनवाएंगे करवाएंगे आपसे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल है, कहता है कि 1 एंड ऑफ 12 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 1 मीटर, ठीक है, अति सॉरी 12 मीटर, लेंथ स्ट्रिंग का कितना है 12 मीटर, लॉन्ग रबर ट्यूब विथ है 1 एंड ऑफ ए 12 मीटर लॉन्ग रबर ट्यूब विथ ए टोटल मास ऑफ 0.9 kg, इसका मास कितना है तो 0.9 kg, ठीक है। इज फास्टेनेड टू ए फिक्स्ड सपोर्ट, a cord attached to the other end passes over a pulley and supports an object with a mass of 5 kg, कैपिटल M ले लो, इसका फिगर भी दिखाते हैं, फिगर भी है इसमें 5 kg। The tube is stuck a transverse blow at one end, find the time required for the pulse to reach the other end। अच्छा जी, जी का वैल्यू आप ले लीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहता है एक बार ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, कहता है कि 1 एंड ऑफ ए 12 मीटर लॉन्ग, फिगर बना देते हैं, फिगर ऐसा कुछ है, ये हमारा रबर ट्यूब है, ठीक है, इससे एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है, ऐसा कुछ है, ये पुल्ली है भैया, है ना, इधर एक मास को हम हैंग करवा दिए, क्या करवा दिया हैंग करवा दिया, इसका लेंथ L है, इसका मास M, ठीक है, यही है। तो कहता है कि 1 एंड ऑफ ए 12 मीटर लॉन्ग रबर ट्यूब, ये है 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है, विथ ए टोटल मास ऑफ 0.9 kg, इसका मास टोटल 0.9 kg, फास्टेनेड टू ए फिक्स्ड सपोर्ट, ए कॉर्ड अटैच्ड टू द अदर एंड, यहां देखिए, to the other end passes over a pulley and supports an object with a mass of 5 kg. The tube is stuck a transverse blow at one end, ठीक है, find the time required for the pulse to reach the other end, ठीक है।
जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हम स्टक किए तो ये पल्स नीचे जाएगा, या यहाँ स्टक किए तो ऊपर जाएगा, तो ये अदर एंड तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा, ये हम लोगों को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो हम ये तो फट से कैलकुलेट कर देते हैं, टाइम बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल, तो एल बटा भी। लेकिन एल तो पता, भी नहीं पता। भी इज द स्पीड ऑफ वेव, पल्स किस स्पीड से चलेगा, वेव के स्पीड से चलेगा। तो वेव के लिए अभी वेव का स्पीड क्या अभी कैलकुलेट किए, टॉ बाई म्यू, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर रूट के अंदर म्यू बाई टेंशन। अब देखो म्यू भी पता हमको, टेंशन अगर हम निकाल ले यहां तो हमारा काम हो जाएगा। म्यू क्या है, तो मास इसका दिया हुआ है ना, मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना 0.9 और लेंथ कितना 12, तो ये हो जाएगा 9/120। तो 9 इकाई 9 और 3 नहीं कटेगा, 3 तिया 4, 4 तिया 20 से 3/40 हो गया, 3 तिया 9, 40 तिया 20 से 3/40 kg पर मीटर। ठीक है, म्यू निकाल दिए। सिर्फ हमको कैलकुलेट क्या करना है, टेंशन। तो अब क्या करेंगे भैया, तो टेंशन जो इसमें होगा, जो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा वही तो इसमें टेंशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, वही टेंशन इसमें हो जाएगा। तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, तो इस ब्लॉक का हम FBD ड्रॉ कर देते हैं, ये mg और ये हमारा टेंशन, तो T बराबर mg हो जाए। रेस्ट में है, ऐसा मत मानिएगा कि ये ऑसिलेट करने लगा, टेंशन इसका वैरी नहीं, नहीं नहीं नहीं, उतना दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, तो टेंशन T बराबर क्या हो जाएगा, m 5 kg, इसको 9.8, तो ये कितना हो जाएगा देख लो, 10 × 5 = 50, 9.8 × 5 0, 9 × 5 = 45, 4 × 49 और 0.1, तो ये 49 न्यूटन हो गया। अब इसमें क्या करो, सारा डाटा को पुट कर दो, तो हमारा टाइम कितना लग जाएगा, एल कितना 12 मीटर, डी आया अंडर रूट के अंदर म्यू कितना आया 3/40, डिवाइडेड बाई टेंशन कितना, तो 49, हमारा हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 3/40 गुने 49। इसको आप कैलकुलेट कर लो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे 7 को बाहर निकाल सकते हो, 3/40 को अंदर रहने दो उसको, क्या समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ले लेते हैं भाई, क्या नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज स्ट्रेचेज बिटवीन 2 पॉइंट्स 100 सेंटीमीटर अपार्ट, द वायर इज फिक्स्ड एट वन एंड and a weight is hung over a pulley at the other end. A weight of 9 kg produces a fundamental frequency of 700. Fundamental frequency of 750 Hz. What is the velocity of the wave in wire? If the weight is reduced to this, what is the velocity of wave? देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा एक वर्ड यूज किया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी हम आप लोगों को वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पढ़ाए नहीं है, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ इसमें आप लोग दिमाग मत लगाइए, विशेष डाटा पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, कहता है वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज स्ट्रेचेड बिटवीन 2 एंड्स 100 सेंटीमीटर अपार्ट, लेंथ यानी कि कितना है 1 मीटर। ठीक है, द वायर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड ए वेट इज हंग ओवर ए पुल्ली at the other end, a weight of 9 kg, अच्छा 9 kg, मतलब उधर जो वेट हंग किया गया है वो 9 kg है। प्रोड्यूसेज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट बराबर कितना है 750 हर्ट्ज। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप इस प्रॉब्लम को समझ सकें।
तो ए पार्ट में पूछता है कि व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, कहां आ गया यार, ऑफ द वेव इन वायर, वेव का वेलोसिटी उस वायर पर क्या है। दूसरा कहता है इफ द वेट इज रिड्यूस्ड टू, बी पार्ट में कहता है कि अगर m बराबर 4 kg कर दे हम, कितना 4 kg, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, तब वेव वेलोसिटी क्या होगा। देखो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि वेव स्ट्रिंग जो ऑसिलेट कर रहा है फर्स्ट हार्मोनिक में है, फर्स्ट हार्मोनिक में है, इसका मतलब हो गया कि एफ जो है फ्रीक्वेंसी उसका है एन वी बाई 2L, यहाँ एन के जगह पर क्या पुट कर दो 1 वी बाई 2L। अब आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसमें, हम क्या कहें, पढ़ाए नहीं है तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही होता है, या फर्स्ट हार्मोनिक्स इसको कह सकते हैं, ठीक है, वी बाई 2L, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेगा कि क्या गिरा है, बम गिरा है। देखो बेटा, ये दो एंड के बीच इसको स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया गया है, इधर भी फिक्स, इधर भी फिक्स। देखो जिस पॉइंट को बेटा फिक्स कर दिए है वो पॉइंट तो वाइब्रेट करेगा नहीं, यानी कि ये दो पॉइंट फिक्स है। अब इसके ऊपर में अगर हम पल्स जनरेट करें तो कहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो होता है कि ये क्या करे, पूरा ये स्ट्रिंग ऑसिलेट करे। कहने का मतलब जब ये वाइब्रेट करे स्ट्रिंग, तो देखो इस तरह से वाइब्रेट करे, इसको बोलते हैं, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये कितने के बराबर है, इसका लेंथ क्या है बीच का, एल, और एल यहां देखो ये हाफ वेवलेंथ के बराबर है, तो एल बराबर क्या हो गया, लैम्डा बाई 2। अब भी बराबर क्या होता है बेटा, एफ है इंटू लैम्डा। बात समझ में आ रही है। तो एफ बराबर हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई लैम्डा। लैम्डा को अगर हम एल के टर्म में लिखें तो भी बराबर बट्टा क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एल। वही देखो बेटा वहां हम लिखे हैं। बस इसको अभी के लिए इतना से ही समझ लो, बाकी हम इसको फिर जब वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पढ़ाएंगे, इसमें जब एक एंड को हम खोल दिए तब क्या होगा, तब फिर वही कंडीशन लग जाएगा भैया कि सॉरी यहाँ पर तो फिक्स रहेगा, यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। तो डिटेल में अभी हम नहीं जाते हैं, बस इतना जान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ बराबर वी बाई 2L इक्वेशन से दिया जाता है। अब इसमें हम चलते हैं कि वेव का वेलोसिटी क्या है। तो वेव का वेलोसिटी तो देखो उससे फट से अब निकल जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना 750, ठीक, क्लियर। और भी बट्टा लेंथ कितना 1 मीटर, तो भी बराबर क्या हो गया 750, 1500 मीटर पर सेकंड। भी बराबर क्या हो गया बेटा 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए का था। है ना। अब देखो वेव का स्पीड तो हम निकाल लिए, अब दूसरे पार्ट में कहता है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव व्हेन मास को हम 4 kg कर दिए। तो जब 4 kg कर दिए तब स्पीड ऑफ वेव क्या होगा भाई, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात समझ में आ रही है। जब वेव का मास जो उससे लटक रहा है, ये देखो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये स्ट्रिंग है, ये एक पुल्ली के थ्रू ये यहां मास लटक रहा है, ठीक है। यही तो है लेंथ इसका, यहां से यहां तक का लेंथ दिया है वो 1 मीटर, ठीक है। तो कहता है कि जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका कितना है, जब वेट 9 kg है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 750। तो इक्वेशन लिख करके हम लोग वेव का स्पीड निकाल लिए। लेकिन अब जब कहता है कि जब उसका मास हम 4 kg कर दिए तब वेव का वेलोसिटी क्या होगा, तो उसके बाद फिर हमको ये नहीं पता है कि जब मास 4 kg कर दिए तो ये क्या फंडामेंटल यहाँ भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है। तो फिर से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड करेगा, भी पर डिपेंड करेगा, तो भी चेंज करेगा।
हाँ, क्लियर मामला है कि भी इसका क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि यहाँ मास चेंज किए तो टेंशन चेंज होगा। तो भी अगर सेकंड केस में हमसे पूछा जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई म्यू। टेंशन तो हम फट से निकाल लेंगे। टेंशन कितना हो जाएगा? m इंटू जी, तो 4 इंटू 10 ले लो आप। फर्स्ट केस में टेंशन कितना था? 90 न्यूटन। स्पीड हम उसी इक्वेशन से निकाल लिए, लेकिन म्यू हमको नहीं पता था, तो ये इक्वेशन से स्पीड निकाले, तो इसी से हम लोग म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। भी बराबर कितना आया? 1500 बराबर स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई म्यू। टेंशन पता है हमको, टेंशन कितना? 90 बटा म्यू निकालना है। तो हमारा म्यू बराबर क्या आ गया? देखो ना, 90 का स्क्वायर, सॉरी 90 ही रहेगा ना, बटा 1500 का स्क्वायर होगा ना, यही हमारा म्यू आ गया। तो अभी स्पीड क्या होगा वेव का? तो देख लो कितना, 40 न्यूटन डिवाइडेड बाई 90 बटा 1500 का स्क्वायर है ना, यही ना होगा। तो ये खत्म, तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 इंटू 1500। तो 500 तिया 1500, 500 दूना 1000 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? कि समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? म्यू का वैल्यू यहां हमको फंसा रहा था, तो फर्स्ट जो कंडीशन वगैरह दिया हुआ था उसकी मदद से पहले हम ये इक्वेशन अप्लाई किए, स्पीड निकाल दिए वेव का। पहला का तो आंसर तो यही हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है कि अब वेव का स्पीड बताइए, वेव का स्पीड बताइए जब मास 4 kg हो गया। तो देखो बेटा, वेव का स्पीड डिपेंड करेगा हमारा यहां पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल टोन का ही फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। फंडामेंटल कहने का मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक्स का ही फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि यहाँ भी अब बदल चुका है। तो भी बदल गया तो यहाँ अब भी बदलेगा, चूंकि लेंथ तो हमारा क्या है, सेम है। तो भी बदल गया, तो भी बदला, तो हम भी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो टेंशन तो हमको पता चल गया, म्यू अगर पता लगा लें तो म्यू से हम पता लगा लिए। क्लियर है? इसको समझिए, फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ ए वेव